हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीएसईबी की हिंदी की लेसन नंबर 15 दाजू। बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी है। दाइजू का मतलब आप जानते हो, उसका मतलब होता है बड़ा भाई। सो यहाँ पे बड़ा उटल पटल सा है, मतलब स्टोरीज में कि किस हिसाब से एक वेटर का एक किसी भाई से मिलना, अपनापन सा महसूस होना और फिर वापस से बिछड़ जाना, और जो मनोस्थिति होती है ना। लेसन इज ऑल अबाउट दिस। आइए देखते हैं। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइकिल बोर्ड वाला छोटा कैफे, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। हमारे जो कैरेक्टर के हीरो है वो जगदीश बाबू है। उन्होंने पहली बारी एक्चुअली एक कैफेटेरिया में इनको देखा था। गोरा चुट्टा रंग, नीली सफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। मतलब चाल में अच्छे से चलता हो, अच्छा गोरा चुट्टा दिखता था, लेकिन उतना ढंग से नहीं। मतलब कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी फुर्ती, मतलब इतना फटाफट फटाफट वो काम करता, क्योंकि वो वेटर था। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था। और वो जो सामने वाला वेटर था, जो हमारे कैरेक्टर का दूसरा हीरो है, जिसकी ज़िंदगी में उठल पुठल होने वाली है, वो शायद 9 या 10 साल का होगा। शायद यही उम्र उसकी रही होगी, यहाँ पे हमारे नरेटर बोलते हैं। और जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो वह एक मेज पर प्लेटें उठा रहा था। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। मतलब जो हमारे कैरेक्टर का जो हीरो है जगदीश बाबू, वो एक सिगरेट की कस ले रहे होते हैं। और जो हमारा दूसरा कैरेक्टर का हीरो है, वो है वेटर हमारा, वो बाजू वाली टेबल से प्लेटें उठा रहा होता है। और थोड़ी ही देर में वो सामने आ जाता है, और इस हिसाब से दोनों का पहली बार आमना सामना होता है। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। मानो वो जो वेटर था, उनका नाम हम लोग आगे देखेंगे लेसन्स के अंदर, वो मानो कई किसी इंसान की वेट कर रहा हो ना, बस वैसा समझ लो। वैसे ही सोच रहा था कि वो आएगा, और थोड़ा विचलित सा हो गया कोई दूसरा बैठा तो। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराकर बोला, पर इसके इसी मौन से जैसा मारा सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपटते ही चाय हाजिर हो गई। जहाँ पे जो टेबल पर बैठे थे जगदीश बाबू, उन्होंने फटाफट से ये दिया कि भाई तुम चाय लेके आओ, और फटाफट एक चाय मिली और फटाफट से चाय लेके भी आ गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। जगह है इस एकाकीपन में भी। सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना सा है। तो कभी कैसे ना, दो टाइप के इंसान होते हैं, जो भरे हुए लोगों में भी अकेला महसूस करते हैं, और जो अकेला होने पर भी भरा हुआ महसूस करते हैं। सो मनुष्य की भावनाएं भी बड़ी विचित्र है। अगर आप समझने जाओ ना, तो बड़ी जटिल है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमयी वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह परा है, कितना अपनत्वहीन है। कभी कभी भीड़ में भी अकेलापन लगता है कि यार ये भीड़ अपनी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है अकेलापन भी कितना अपना है। पर यह अकारण ही नहीं होता। एक एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव को जड़े होती है, विदोह या विरक्ति की किसी खटास के मूल होते हैं। आपको जो अपनत्व है, या फिर दूरी है, या फिर भरा हुआ, ये भी एक एहसास ही है सारे लोगों के बीच में हो। लेकिन आपको किसी ने छोड़ दिया हो, या फिर आपको आपके साथ कुछ हुआ हो, तभी कुछ ऐसा अपनत्व या फिर अकेलापन या फिर भरा हुआ ऐसा महसूस होता है। उसके पीछे भी एक स्टोरी ही होती है, आपके खालीपन के बीच में भी। आइए इनकी स्टोरी क्या है वो देखते हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए थे, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। उनको अकेला अकेला लगता था जब जगदीश बाबू जब यहाँ पे आए थे ये टाउन में। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। पर आज तो लगता है कि वह यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और जब उन्हें अनायास की याद आने लगती है, तो अपने गांव, पड़ोसी की आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर की कैफे, होटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़े दिन जगदीश बाबू की स्टोरी बताते हुए आगे बढ़ता है कि थोड़े दिन उनको ये चीज़ें अपनी नहीं लगती, बट जैसे जैसे वहाँ पे रहने लगते तो किस हिसाब से ये चीज़ों से निकटता आ जाती है। जब आप कोई चीज़ें छोड़ देते हो ना, तो आपको सडनली अगर नई जगह में जा रहे हो तो उसमें एडजस्ट होने में देर लगता है, लेकिन आपको फिर आपकी पिछली बातें, पिछली स्कूल, चाय टपरी, शरारतें, ये सब चीज़ें मिस होती है। जाहिर सी बात है। चाय साहब, जगदीश बाबू ने
रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रफ्ता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? चाय मांगू? मतलब जगदीश बाबू ने क्या किया, अपनी जो सिगरेट पी रहे थे उसको बुझा दी और जो हमारे वेटर थे उनसे चाय मांगी, और थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स भी देने के लिए बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो जो हमारे वेटर है उनका नाम है मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू ने थोड़ी इंक्वायरी की, हम भी कहीं नई शहर में जाते हैं तो थोड़ा बहुत आजू बाजू लोगों से घुलाओ मिलाओ करने का ट्राई करते ही है। तो उन्हें बोला कि अच्छा मदन, तुम कहाँ से रहने वाले हो? तो उन्हें बोला बाबूजी मैं तो ये पहाड़ों का ही हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम गाँव किस पहाड़ में, तुम्हारा गाँव किस पहाड़ में है? तो उन्होंने इंक्वायरी करते बोला कि यार पहाड़ तो बहुत सारे हैं, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, परफेक्ट बताओ। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला अल्मोड़ा सा। अल्मोड़ा? उन्हें बोला कि अल्मोड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ। उसको थोड़ा कन्फ्यूजन भी था कि पहाड़, झील, ये सब चीज़ें क्या होता है, थोड़ा सा माइंड में गैदर आउट करके जवाब दे ही देता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गाँव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा कि अच्छा अल्मोड़ा में फिर भी कौन सा क्या, परफेक्ट बताओ। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला बहुत तो दूर है साहब, अल्मोड़ा में 15-20 मील होगा। मतलब उसको पता ही नहीं था, लेकिन उसने इस सवाल को टालते हुए बोला कि यार उससे भी 15-20 जो मील है उससे दूर है अल्मोड़ा में। फिर भी नाम तो कुछ होगा। जगदीश बाबू उसका खींचते हुए, जोर देते हुए पूछते हैं डॉट या लगो। बहुत संकुचाता हुआ बोला क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन और वो बड़ी निराली नाम थी, इसीलिए उन्होंने थोड़ा संकोच किया था मदन ने, लेकिन उन्होंने बहुत दबाव दिया जगदीश बाबू ने, तो उसको बताना ही पड़ा। दौड़िया लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाईपन की स्थाई दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उनसे निकटवर्ती गांव में रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ में से ट्री गिर पड़ेगी। उनके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी ना निकला सका। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू ने बोला कि अरे तुम ये दयालो को कहा है, मैं भी उसके पास में एक गाँव है, उन्होंने नाम नहीं बताया, वहीं से हूँ। तो मदन को थोड़ा सा पिछली बातें सभी याद आने लगी कि यार कोई तो मेरे गाँव से बिलोंग करता हुआ इंसान आया, तो ऐसे काक में उसकी ट्रे हाथ में से गिरने को ही थी, लेकिन उसको ऐसा बड़ा अपनत्व लगा जगदीश बाबू के साथ। अतिथि, गाँव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा मतलब उसका माँ बोलते हैं, बाबा, दीदी, बुली मीन छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई, ये सब चीज़ें उसको रिमेंबर होने लगे। मदन को जगदीश बाबू के रूप में उसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, बुली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। उन्होंने इनके लिए जगदीश बाबू के लिए एक नाम सेलेक्ट कर दिया था, वो है दाजू। सब जगदीश बाबू के साथ उनकी सारी यादें, जो मेमोरीज थी, वो वापस आने लगी थी मदन की, जो हमारे वेटर थे। 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच एक अजनबीपन की खाई दूर हो गई, और टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। दोनों के बीच धीरे धीरे वो एक ही गांव के होने की वजह से दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और वो धीरे धीरे उनको दाजू कह के बुलाने लगा मदन। जगदीश बाबू को दाजू, जैन, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा, दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और बॉय की आवाज़ पड़ती, और मदन उस आवाज़ प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही जा पहुंचता, ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते दाजू बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़, दाजू ये, दाजू वो, दाजू आज बर्फ़ करेगी या नहीं, दाजू ये, दाजू ठंड बहुत होगी, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बोल के दाजू दाजू प्रतीप करता। इंस्टेंट कोई बुलाता ना कि बॉय ये ऑर्डर लेके जाओ, वहाँ वापस वो जाता, वापस वहाँ से आके जगदीश बाबू के बोलता, आगे बोलता कि कोई और चीज़ चाहिए क्या दाजू, पानी लाओ। जगदीश बाबू बोलते हैं लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर की माँ अपने बेटे को चुमती। जैसे मम्मी बहुत दिनों के बाद अपने बच्चे को देखती है ना, तो किस हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि यार इतनी खुशी मिल रही है ना, वैसे कर की खुशी उनको प्रतीत होती थी दाजू बुलाने पर। तो जितनी बारी हो सकता वो दाजू दाजू कहकर उनकी जो भी सारी इच्छाएं थी, जो भी मांग थी, वो पूरी करता था। मतलब उनके बीच की निकटता और नज़दीक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। जगदीश बाबू को अभी उनको भी अच्छा लगने लगा ये दाजू दाजू कहता था। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपने तन के रंग में रंगा हुआ लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहना अच्छा नहीं लगता था, और यह मदन का था दूसरी टेबल से भी दाजू।
धीरे धीरे जगदीश बाबू को ये खराब लगने लगा कि क्या दाजू 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 दाजू। उनको अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे थोड़े वक्त तो अच्छा लगा कि चलो दाजू बोल रहा था, फिर अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो मदन था वो दूसरी टेबल से भी दाजू, तो उनको अच्छा नहीं लगा। मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू ने मध्यम वर्गीय संस्कार का जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। उनको इतना अहम आ गया, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये। दाजू चाय लाओ, चाय नहीं, लेकिन यार दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। मतलब दाजू, मतलब उसका मतलब ये क्या हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था मदन को कि यार दाजू ही तो बोला, दाजू मतलब बड़ा भाई, मैं रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। लेकिन जगदीश बाबू को पता नहीं क्यों एकदम खिंचान सा, एकदम इरिटेशन सा हो रहा था कि यार मेरी प्रेस्टीज का तो ख्याल रखो दाजू, मतलब क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ क्या, मैं एक वेटर का भाई हूँ क्या। उनको मतलब पता नहीं अहम सा ऐसा टकरा गया कि यार तुम्हारा भाई क्या ये वेटर का काम करता है, उनको ऐसा प्रतीत सा हो गया। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रहा। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए कि सब कुछ समझ गया। जिस हिसाब से गुस्सा हो रहे थे ना जगदीश बाबू, उसे तो नहीं पता था ये इंग्लिश वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन समझ गया कि यार ठीक है कुछ सीरियस है। और वो भी खराब, उसको भी खराब लगा कि यार मेरे से क्या हो गया। मतलब मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। उनकी जो प्रेस्टीज थी मदन की, उनकी इतने प्यार से वो दाईजी बुला रहे थे, उनको खराब लगा। मैनेजर के सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भरकर रोने लगा। उन्होंने बोला अपने मैनेजर के, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, और अंदर रूम में गए और जोर जोर से रोने लगे। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थितियों में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। अपने घर से तो दूर थे और जगदीश बाबू से इतना लगाव भी हो गया था, और एकदम सडनली बोल दिया कि ये मत बोलो तो खराब तो लगेगा ही। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईचा की गोद से बाबा की बाहों के और दीजी की आंचल से छाया से बलपूर्वक खींच लिया, और परंतु भावुकता की स्थायी नहीं हो। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदनाओं की आंखों की राह बाहर निकाल देना भी मनुष्य को भी निश्चय करता है। वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। मानो उन्हें ऐसा लगा मदन को कि पापा की या फिर मम्मी की या फिर बहन की प्यार के छाया में से निकाल कर किसी ने खींच के बाहर निकाल दिया। और मनुष्य की भावनाएं भी कैसी होती है कि इंस्टेंटली किसी से दिल लगा बैठते, और जब ये सब चीज़ों में से बाहर निकलते तो चोट भी पहुंची, दिल टूटने का एहसास भी होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। थोड़ी देर अपने आप को समेटा और फिर वापस अपने काम पे लग गया। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हुई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनके दूर दूर रहने वाले का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उन्हें मुंह पर वह मुस्कान ना थी, ना ही उसके क्या लाओ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने पर भी अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल गया, मानो दोनों अपरिचित हो। कुछ ऐसा होता है, दूसरे दिन जगदीश बाबू आते तो है कैफ़े में, लेकिन उनको ना अपने छोटे बचपन का सहपाठी मिल जाता है हेमंत करके। बहुत ही 2 बारी बुलाने पर जो मदन होते हैं वो जगदीश बाबू के पास जाते हैं और पूछते नहीं कि दाजू क्या लाओ। वो भी जगदीश बाबू को सामने से ही कहना पड़ता है कि ये लेके आओ 2 आमलेट और 2 चाय। और लाया दाजू नहीं बोलते इस बारी, लाया साहब ऐसे करके। दोनों मानो एक दूसरे को जानते नहीं है ना, वैसे रिएक्ट करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शायद पहाड़ी आई है, हेमंत ने अनुभव लगाकर पूछा। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। हेमंत ने पूछा भी कि यार ठीक है ये पहाड़ी का ही है ना, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया और टॉपिक बदलते हुए अपनी ही बातों में गुलमुल हो गए। मदन चाय ले आता है। क्या नाम है तुम्हारा, हेमंत पूछता है एहसास चढ़ाने के लिए। गरज से पूछता है। कुछ क्षणों से टेबल पर गंभीर मौन छा जाता है। जगदीश बाबू की आंखें चाय के प्याले पर ही झुक रह गई। मदन की आंखों में सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहा घूमने। ये सब चीज़ें पुराने दिनों की उनको याद करा दी। जब हेमंत ने बड़े अपने से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो एकदम सडनली दाईजू कहना, दाईजू क्या लाओ, क्या कहना, प्रेस्टीज, ये सब चीज़ें वर्ड उनके सामने पिक्चरों में कैसे दिखाया जाता है वैसे घूमने लगा। जगदीश बाबू तो बस चाय पीने में ही मशगूल थे। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा।
और जगदीश बाबू तो आंखों में इतना गुस्सा हो रहे थे। हेमंत ने आग्रह स्वर में दोहराया, तुम्हारा नाम क्या है? बॉय कहने लगे, साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर मुंह मोड़ लिया। साहब मुझे ऐसे करके वो चला गया। आवेश में उनका चेहरा लाल हो गया और भी अधिक सुंदर हो गया था। और जगदीश बाबू तो और गुस्से में लाल चौर हो गए थे, मानो सुंदर ही लग रहे थे। उस हिसाब से इधर लेसन का एंड हो रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया था। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।